अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं ताकि आप सब लोगों के नॉलेज में, आप सबकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। ये कमेंट किया है वसीम रफ़ीक ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड टू सी यू अगेन। सर, मैंने प्रॉपर मकैन फूड की करियर वेब पे अपनी आईडी बना ली और 3-4 पोजीशंस में अप्लाई भी किया था, लेकिन 2 पोजीशंस में मुझे रिप्लाई आया, थैंक यू फॉर योर अप्लाई, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट बट वी आर मूविंग विद अदर कैंडिडेट्स। और ये भी कहा कि वी सेव्ड योर डेटा फॉर फ्यूचर। सर, मैंने इस कंपनी में पाकिस्तान से कॉल की है, कुछ खास रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। और सर, मेरा फ्रेंड कैलगरी में होता है, वो बता रहा था कि कनाडा में पहले बहुत लोग हैं और जॉब्स ढूंढ रहे हैं, यहाँ जॉब्स नहीं है, हालात बहुत ख़राब है। सर, आप बताएं कि सच क्या है। वसीम, पाकिस्तान, रावलपिंडी से। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आई होप आपको जॉब मिल जाए मकैन में, इंशाल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये जो आपने आगे बताया ना कि आपके फ्रेंड ने ये जो आपको फीडबैक दिया है, इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मान लें कि कनाडा का एक शहर है या एक गांव है और वहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है। एक प्लम्बर की, एक कारपेंटर की, एक वेल्डर की, एक इलेक्ट्रिशियन की, और कह लें कि एक फार्म वर्कर की, एक वेजिटेबल फार्म वर्कर की, एक फ्रूट फार्म वर्कर की, एक पैकर की, एक डॉक्टर की और एक इंजीनियर की। 10 लोगों की ज़रूरत है और उसी गांव में 10 लोग अवेलेबल भी है, 10 स्टूडेंट अवेलेबल है जो पाकिस्तान से यहाँ स्टूडेंट बनकर आए थे या इंडिया से यहाँ स्टूडेंट बनकर आए थे और अब वो यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे हैं। अब अगर मैथ के हिसाब से देखें तो 10 नौकरियां हैं और 10 लोग हैं, हिसाब बराबर। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। इन 10 में से एक को तो फार्म वर्कर की जॉब मिल जाएगी, एक वेज फार्म पे चला जाएगा, एक फ्रूट फार्म पे चला जाएगा, एक पैकर चला जाएगा, एक लेबर चला जाएगा, लेकिन बाकी 6 को काम नहीं मिलेगा क्योंकि जिस स्किल के लोग चाहिए ये उस स्किल के लोग नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। किसी को अगर डॉक्टर चाहिए तो वो एक स्टूडेंट को कैसे डॉक्टर लगा देगा। तो जो आपके फ्रेंड है, मैं नहीं जानता कि वो यहाँ स्टूडेंट आए थे या नहीं, लेकिन जिस क्राइसिस की आप बात कर रहे हो, ये क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ वो लोग फेस कर रहे हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट बनकर आए थे और अब उनको जॉब नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ने क्या सोचा था, गवर्नमेंट यहाँ की प्लानिंग करती है कि मुझे हर साल इतने लोग चाहिए, इतने स्टूडेंट चाहिए, इतने वर्कर चाहिए, फिर वर्कर के अंदर इतने डॉक्टर चाहिए, इतने इंजीनियर, इतने लेबर, इतने पैकर, वो सारी प्लानिंग करते हैं। तो स्टूडेंट का काम था यहाँ आए, पढ़े और वापस चला जाए, लेकिन जब ये वापस नहीं जाता तो ये सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो यही स्टूडेंट होते हैं जो बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा। हालांकि काम होता है, लेकिन ये उस काम के लिए नहीं है, ये इस काम के लिए नहीं आए थे। जब आप काम के लिए आओगे तो आपको काम ही मिलेगा। स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते हैं, पढ़ो वापस जाओ। अगर आपको अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाना है तो जो आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है टेम्परेरी जॉब्स, अब वो करो, उबर चलाओ, डिलीवरी करो। अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो इसकी बस यही वजह है कि गवर्नमेंट को जो लोग चाहिए, इस कंट्री को जो लोग चाहिए, वो स्किल सेट आपके पास नहीं है। अदरवाइज जहां अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, कनाडा की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के आसपास है। आपको पता होगा इंडीड, वो जो एक जॉब साइट है जहां पर उसी कंट्री की जॉब्स आती है। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इंडीड पर पाकिस्तान में कितनी जॉब्स है और कनाडा में कितनी जॉब्स है। ये है पाकिस्तान की इंडीड और आप यहाँ पर देखो, पाकिस्तान में 19,000 जॉब्स है और ये है साथ में कनाडा की इंडीड। और यहाँ पर आप देखो कि कनाडा में 4,52,000 जॉब्स है। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, कनाडा की आबादी है 4 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में पाकिस्तान में जॉब्स है 19,000 और 4 करोड़ की आबादी में कनाडा में जॉब्स है 452,000, 4.5 लाख जॉब्स। आई होप अब आपको आंसर मिल गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी शॉर्टेज है लोगों की, यहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की। हाँ जी, तो देख लिया आपने कितना बड़ा डिफरेंस है जॉब की अवेलेबिलिटी में। पाकिस्तान में जॉब बहुत कम है, फिर भी क्या आपने देखा है कि वहाँ पर लोग ऐसे ही आवारा फिर रहे हो, किसी के पास काम नहीं है? देखा है आपने कभी? हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है, हालांकि वहाँ जॉब भी नहीं है और आबादी भी 5 गुना ज़्यादा है। कनाडा में लाखों जॉब्स अवेलेबल है, आबादी भी पाकिस्तान से 500 गुना कम है। फिर भी अगर आपका फ्रेंड आपको कह रहा है ना कि उसको काम नहीं मिल रहा, तो आप समझ जाओ कि प्रॉब्लम काम की नहीं है, प्रॉब्लम आदमी की है। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सारे लोग बड़े सिटी में इकट्ठे हो जाते हैं। अब सबको टोरंटो में रहना है, क्यों भाई, क्यों रहना है टोरंटो में?
अगर आप टोरंटो में ही सब लोग इकट्ठे हो जाओगे तो लिमिट है ना उसकी, हर किसी को तो काम नहीं दे सकता। एक ख़ास लिमिट के बाद लोग बैठ जाएँगे वेले, टोरंटो में काम नहीं है, बाकी सारा कनाडा खाली पड़ा है। जहाँ मैं रहता हूँ ये इलाका खाली पड़ा है, पूरे इलाके में एक वेल्डर नहीं है। तो आप ये भी देखो कि अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही, तो या तो वो ऐसी जगह रहता है जहाँ पर जॉब फुल हो चुकी है, या फिर उसके पास वो स्किल नहीं है जो उस इलाके को चाहिए। अदरवाइज़ इन जनरल अगर आपको कोई कहता है ना कि कनाडा में काम नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अहमदनान ने। सर हमने तो जॉब के लिए सीवी और कवर लेटर सेंड किया है, तो क्या हम जॉब नहीं मिलेगा, रिज्यूम सेंड करें? रिज्यूम सेंड करना था जॉब के लिए, ऐसा नहीं है। जहाँ आपने सीवी भेज दिया है चलो अब वो तो चली गई, लेकिन आपको इन फ्यूचर हर जगह सिर्फ रिज्यूमे ही भेजना है। मैंने सीवी और रिज्यूमे का फ़र्क बताया था जिस वीडियो पे आपने कमेंट करके ये सवाल पूछा है। तो सीवी में सब कुछ होता है, वो कितने भी पेजेस की हो सकती है, रिज्यूमे 1 या 2 पेज की होती है, बस यही फ़र्क है। और रिज्यूमे में आपकी खुलासा होता है, सीवी का खुलासा होता है रिज्यूमे के अंदर। तो जो पुरानी एप्लीकेशन जा चुकी है वो तो गई, क्योंकि सीवी पढ़ने पर टाइम नहीं लगाते लोग, यहाँ पर पर आवर के हिसाब से लोगों को पैसे मिलते हैं, तो वो टाइम बचाते हैं, कंपनी का भी अपना भी। अदरवाइज इन फ्यूचर आप रिज्यूमे ही अप्लाई करना सब जगह, साथ में कवर लेटर का भी मैंने जो तरीका बताया आप उस तरह से अप्लाई कर देना। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मुख्तियार खान ने, और वो लिखते हैं कि सर यहाँ तो फिर से कन्फ्यूजन पैदा होने का मतलब है कि जो जॉब आप अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं उस पर आप सीवी से अप्लाई करना होगा या रिज्यूमे से। मैंने उस वीडियो में क्लियरली बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको हर जगह रिज्यूमे से अप्लाई करना है, हर जॉब के लिए। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो ऐड में, जॉब के ऐड में लिख दे के सीवी भेजें, फिर भी आपने सीवी नहीं भेजनी, रिज्यूमे ही भेजनी है। यानी कि जॉब अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयर सीवी मांगे या रिज्यूमे मांगे, आपने रिज्यूमे भेजनी है। कहीं पर भी जब आप जॉब अप्लाई करोगे, खाली कनाडा की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड में कहीं पर भी जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपने रिज्यूमे भेजनी है, सीवी नहीं भेजनी। अब सीवी नहीं चलती, सीवी का एक ऑफिशियल यूज़ है जो बाद में होता है वीज़ा के टाइम पे, लेकिन जॉब लेने के टाइम पे, जॉब अप्लाई करने के टाइम पे, जॉब ऑफर के टाइम पे आपकी रिज्यूमे ही चलती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है एनिमल कॉमेडी हब। आई थिंक इनका नाम है हाफिज़ आबिद, मुझे ऐसे याद पड़ता है। तो ये लिखते हैं कि सर आप अपने बारे में बताएं कि आपने किस प्रोग्राम के ज़रिए जॉब हासिल की और कितना टाइम लगा, ज़रा अपने बारे में वीडियो बनाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आगे इन्होंने कुछ लिखा है, वो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। फिर वो कहते हैं कि कोई रिप्लाई नहीं आता, इसके बावजूद मैं बार बार फॉलो अप लेता रहता हूँ, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता। मैंने इनकी जो जो वेबसाइट्स थी उनके नंबर्स निकाल कर कॉल भी की, लेकिन इसके बावजूद वो यही कहते हैं कि प्रोसेसिंग में है। अभी तो आपकी सीवी जब हमारे पास आएगी, यानी जब आपका नंबर आएगा तो हम आपको बताएंगे। काइंडली इस हवाले से हमारी थोड़ी सी रहनुमाई कर दे, और कोई ऐसा प्रोग्राम जैसे सपोर्ट करके किसी को जॉब दिलवा सके तो ज़रूर हमें इसके बारे में बताएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि मैं अपनी स्टोरी इसलिए नहीं बताता कि मुझे ये डर लगता है कि आप लोग मोटिवेट होने की बजाय डिमोटिवेट ना हो जाओ, क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे कनाडा आने में जो टोटल ड्यूरेशन है वो 4.5 साल लगे थे। इसमें से तकरीबन 2 ढाई साल, 2 साल से ज़्यादा अरसा तक मैं अप्लाई करता रहा, और उसमें से भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा, तकरीबन 1.5 साल तक मुझे किसी अप्लाई का कोई जवाब ही नहीं आया। मेरी रूटीन ये होती थी कि जब भी मैं काम से वापस आता था तो रोज़ाना कम से कम 1 जॉब ज़रूर अप्लाई करता था, और ये मैं तकरीबन 1.5 साल तक करता रहा। मुझे कभी कोई रिप्लाई ही नहीं आया, पास का, फेल का, कुछ रिप्लाई नहीं आया। आप लोगों को तो रिप्लाई भी आने शुरू हो गया ना, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला था ही नहीं कि एलएमआई वाली जॉब अप्लाई करो या सीवी कैसे बनाओ, कुछ पता ही नहीं था। तो जो भी मुझे जॉब कहीं से भी पता चलती थी, किसी भी जॉब वेबसाइट से, तो मैं अप्लाई कर देता था। हालाँकि अब मुझे पता है कि मैं बहुत गलत अप्लाई कर रहा था, लेकिन मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ कि 1 साल से ऊपर अरसा, 1.5 साल तक तकरीबन तो मैं अप्लाइयों में ही लगा रहा, कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मैं लगा रहा। इसी तरह फिर जब तकरीबन 2 ढाई साल बाद जब मेरा जॉब ऑफ़र आया, इंटरव्यू मैंने पास किए और फिर जॉब ऑफ़र आया, एलएमआई वगैरह सारा कुछ, तो जब मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ तो मेरा वीज़ा आने में 2 साल लग गए। क्योंकि जब वीज़ा अप्लाई होता है तो उसके लिए 3-4 ऑप्शंस होती है, जिस तरह आप प्रोग्राम पूछ रहे हो ना। एक होता है कि डायरेक्ट अप्लाई, एक होता है एआईपी के थ्रू अप्लाई, पीएनपी के थ्रू अप्लाई। वो कनाडा की गवर्नमेंट और आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करते हैं कोटे के बेसिस पे। ये सारी डिटेल मैं किसी एक वीडियो में आपको बता दूँगा। तो जो जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है उस वक़्त जो कोटा अवेलेबल हो उसी में अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि आजकल अगर किसी को जॉब ऑफ़र आ जाए और एम्प्लॉयर उसका वीज़ा अप्लाई करे और एआईपी का कोटा बचा हुआ होगा, तो उसे एआईपी में ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो आजकल एआईपी का प्रोसेसिंग टाइम 3 साल से ज़्यादा है। यानी कि आज अगर आपका जॉब ऑफ़र आ जाए, वीज़ा अप्लाई हो जाए एआईपी के थ्रू,
तो आपको पाकिस्तान में 3 साल के बाद वीज़ा मिलेगा और फिर आप कनाडा आओगे। तो ये स्लो प्रोसेस है, सब्र वाला काम है। मैं अब इसलिए अपनी स्टोरी नहीं बताता कि क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अभी मैंने ये जॉब बताने के लिए मुझे 3 महीने भी नहीं हुए और लोग कहना शुरू हो गए कि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही वगैरह-वगैरह, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये दुबई, सऊदी कतर नहीं है, ये कनाडा है। आप जब भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड वो सारे मुल्क जो आपको नेशनैलिटी देते हैं, वहाँ जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। ये दिनों या महीनों वाले काम नहीं है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर जो डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई होता है, अगर जब आपको जॉब ऑफ़र मिलेगा और डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करने का कोटा बाकी होगा, तो एम्प्लॉयर सबसे पहले उसी की ट्राई करेगा और उसमें वीज़ा 2 हफ़्ते से लेकर 6 महीने में निकल आता है। तो मैं एक शख्स को मिल भी चुका हूँ नायग्रा फॉल के पास, जो 2 हफ़्ते में यहाँ वीज़ा निकाल के आया था, पाकिस्तान से ही आया था। तो ये आपको पता नहीं होता कि कुछ किस्मत अपना काम कर रही होती है, कुछ आपकी मेहनत अपना काम कर रही होती है। तो सिस्टम ऐसा ही है कनाडा का। कोटा होता है हर प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम फुल हो जाता है फिर आप नेक्स्ट प्रोग्राम में ही अप्लाई करते हो वीज़ा, कोई चॉइस होती नहीं है। या आप वेट करो और अगले साल अप्लाई करो। तो इस तरह का रिस्क भी लोग नहीं लेते कि अगले साल जब हम अप्लाई करें, पता नहीं अप्लाई करते वक़्त ही फुल ना हो जाए, हर कोई अप्लाई ना कर दे, एम्प्लॉयर पेपर रख के ना बैठे हों। यू नेवर नो। तो प्रोग्राम क्विक वाला हो या लेट वाला हो, वो बस अप्लाई कर देते हैं कि जैसे ही कोटा पड़ा हुआ है वीज़े का गवर्नमेंट की तरफ से, बस वीज़ा डाल दो। वो 2 हफ्ते में निकले, 6 महीने में निकले, 3 साल में निकले, बस डाल दो, एक ना एक दिन निकल आएगा, वर्कर हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत कमी है बंदों की। आई होप आप डिमोटिवेट नहीं हुए होंगे मेरी स्टोरी से, कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई 4.5 साल ही लगाए। मैं खुद एक शख्स से मिल चुका हूँ जिसको 2 हफ्ते में वीज़ा मिला था। पाकिस्तान से ही है वो। तो आप भी बस दुआ करें और अप्लाई करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको भी वीज़ा मिल जाएगा और मेरी दुआ है कि आपको 6 महीने के अंदर ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है नई मकबूल ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, मैं हर वीडियो में आपसे पूछता हूँ सीवी के साथ कवर लेटर भी भेजना है कि सीवी ऐसे भेजनी है, आप मुझे बता नहीं रहे। सॉरी अगर मैं आपको पहले नहीं बता सका, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। वैसे तो अब मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी इस पर बना दी है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सीवी और रिज्यूमे का फ़र्क बताया और कवर लेटर के बारे में भी बताया है। वैसे मैं आपके सवाल के जवाब में भी बता दूँ कि जब एम्प्लॉयर आपसे कवर लेटर मांगे तो आप कवर लेटर साथ ईमेल में अटैच करके भेजना, यानी कि आप 2 डॉक्यूमेंट अटैच करोगे ईमेल में, एक आपकी सीवी या रिज्यूमे और एक कवर लेटर। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे कवर लेटर नहीं मांगता और आपको लगता है कि आपने कवर लेटर अच्छा धांसू बनाया जिसे पढ़कर वो कन्विंस हो जाएगा, तो उस कवर लेटर को आप कॉपी करके ईमेल में पेस्ट कर देना, ताकि वो जैसे आपकी ईमेल खोले सीवी देखने के लिए तो वो कवर लेटर पढ़कर इम्प्रेस हो जाए, फिर वो आपकी सीवी खोल कर देखे। ये सब बातें मैंने डिटेल में बताई अपनी पिछली वीडियो में, वो आप जाकर चेक कर लेना। कल की ही वो वीडियो है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है शफ़ीउल वदूद ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एज लिमिट क्या है? जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती है ना, ब्लू कॉलर मतलब कि हेल्पर, लेबर, पैकर, टेक्नीशियन, इस तरह की जो जॉब्स होती है ना, वो तकरीबन 59 की एज तक उनके जॉब ऑफ़र मिल जाते हैं और जो मैनेजरों वाली जॉब्स होती है वो तकरीबन 64 की एज तक उसके जॉब ऑफ़र मिल जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है मोहम्मद नबील और इन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, मे अल्लाह ब्लेस यू। शुक्रिया, थैंक यू, आमीन। I want to share that I'm a student from Lahore. Due to recent economic crisis in Pakistan, many students from my class have left studies. It also becomes impossible for me to continue my studies, so I'm trying to get job abroad so my younger brothers don't face such things due to financial issues. I appreciate you for doing this good work. इन्होंने लिखा है कि क्राइसिस आया हुआ है पाकिस्तान में और वो मुझे पता है क्या आया हुआ है। वैसे तो क्राइसिस में रहता ही है पाकिस्तान, लेकिन इस वॉर की वजह से वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इनके कुछ दोस्तों ने पढ़ाई छोड़ दी है और इनकी भी पढ़ाई ज़रा अप डाउन हो गई है, तो वो चाहते हैं कि मैं काम पे लग जाऊँ ताकि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा सकूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रस्ट में जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको पढ़ाने के लिए उनके बड़ों के पास उनके पास पढ़ाई के पैसे हैं पड़े, वो खुशनसीब लोग हैं। क्योंकि जिन लोगों को अपनी पढ़ाई पर खुद कमा के खर्च करना पड़ता है, उन्हीं को पता है कि पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिसने अपनी पढ़ाई खुद नौकरी करके अपने पैसे कमा कर अपनी पढ़ाई की है। तो मैं ये तकलीफ़ अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लोग खुशनसीब हैं जिनको पढ़ाने के लिए दूसरे उन पर पैसे लगाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए और उन्हें अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई को ही देनी चाहिए।
क्योंकि जो दूसरी ऑप्शन है जिसमें आपको खुद कमा कर पढ़ना होता है वो बहुत मुश्किल है। वो बस कहने के लिए, बात करने के लिए, सोचने समझने के लिए आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उसमें उतरते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब आप 12 घंटे की नौकरी करके आओगे, थके हुए, नींद से बेहाल, और फिर आप घर के काम करोगे और फिर पढ़ाई भी करोगे, आसान नहीं होती वो लाइफ। तो जो चीज़ आप फेस कर रहे हो मैं उससे टोटली रिलेट कर सकता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैं अपनी कैपेसिटी में जिसकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी और आपके दोस्तों की मुश्किल दूर करेगा, आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सबब पैदा करेगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है शायान यासिर ने, और वो लिखते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आना चाहते हैं। उन्होंने मेरी एक जॉब वाली वीडियो पर कमेंट करके पूछा है कि इस जॉब के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ आना चाहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी यहाँ पर जॉब्स आती है वो मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। आप सब जॉब पर खुद भी और आपकी वाइफ भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों अलग अलग जॉब्स पर अप्लाई किया करें। एक जॉब पर भी दोनों साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग जॉब पर अप्लाई करने से ये होगा कि अगर आप में से किसी एक को भी जॉब मिल जाएगी तो दूसरा शख्स उसके साथ वैसे आ जाता है, उसको फ्री वीज़ा मिल जाता है साथ में। यानी कि अगर आपको जॉब मिल गई तो आपकी वाइफ आपके साथ फ्री में आ जाएंगी, बच्चे फ्री में आ जाएंगे। अगर आपकी वाइफ को जॉब मिल गई तो साथ में आप फ्री में आ जाओगे। तो अगर किसी भी घर के एक बंदे को अगर वीज़ा मिल जाए कनाडा का, तो आप समझो कि बाकी फैमिली आई समझो। तो बेहतर है कि आप डिफरेंट जॉब्स पर अप्लाई करें, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है और आप सारी जॉब्स दोनों अप्लाई कर सकते हो तो फिर वो भी ठीक है। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है एनिमल कॉमेडी हब, इनका आईडी है। ये वही हाफिज साहब हैं, हाफिज मोहम्मद आबिद। ये इनका एक और कमेंट आया है। मैं कमेंट की कोई तरतीब नहीं होती मेरे पास, वो जैसे आते रहते हैं मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। तो इसमें कुछ लोगों के कमेंट मिस भी हो जाते हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये लिखते हैं कि सर आपने जितनी भी जॉब्स बताई है मैंने सब पर अप्लाई किया है और बाद में फॉलोअप भी इनको सेंड की है, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। फिर मैंने पैकेज करवा के कॉल भी की पाकिस्तान से, तो वो कहते हैं कि अभी आपको रिप्लाई में टाइम लगेगा। तो आप बता सकते हैं कि रिप्लाई में कितना टाइम लग जाता है और एक एम्प्लॉयर कितने वक्त में रिप्लाई कर देता है? पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप फ़ोन ना किया करें। यहाँ पर फ़ोन के बारे में एटिकेट्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं, लोग बुरा मना लेते हैं फ़ोन के फॉलोअप को। तो कोशिश करें कि फ़ोन ना करें। और दूसरा ये कि जो एम्प्लॉयर जॉब का रिप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है कि अक्सर एम्प्लॉयर जब कोई जॉब में फाइनल नहीं हो पाता तो उसको रिप्लाई नहीं करते कि उसका क्या बना। अदरवाइज़ जिनके उन्होंने इंटरव्यू करने होते हैं, उनको वो तकरीबन 1 महीने में रिप्लाई कर देते हैं कि आपका इंटरव्यू आ गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, फिर भी उनको ईमेल करके नहीं बताते कि आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो गई है। ये और गलत बात है। एटलीस्ट उनको बता दें ताकि उनको हौसला मिले कि हाँ, उनकी सीवी सही बनी हुई है, रेस्पॉन्स आ रहा है। वो शॉर्ट लिस्ट का भी नहीं बताते। तो ये थोड़ा-सा है प्रॉब्लम, लेकिन आप 1 महीने की ब्रैकेट लेके चलो। किसी जॉब पर जब आप अप्लाई करते हो, अगर आपको 1 महीने में वहाँ से जॉब नहीं आता, तो आप ये मान लो कि यहाँ काम नहीं बना, आप मूव कर जाओ। आप आगे मूव कर जाओ। हालाँकि ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपकी सीवी सँभाल के रखी हो और वो 1 महीने के बाद कभी भी आपसे कॉन्टैक्ट कर लें और आपको बोले इंटरव्यू के लिए, तो ये पॉसिबल है। लेकिन मैं यही आपसे रिकमेंड करूँगा कि 1 महीने के बाद आप मूव ऑन कर लिया करें। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अबू हुरैरा ने, और वो लिखते हैं कि वालेकुम सलाम। मैंने सुना है कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एलएमआईए इशू नहीं कर रही कंपनीज़ को, क्या ये सच है? ये सच नहीं है और आपने गलत सुना है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। क्योंकि सुनी-सुनाई बहुत सी बातें झूठ होती है। आपने जिसको सुना वीडियो में या जिसने भी आपको बताया, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा ही है ना? तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप खुद चेक कर लो। आप गूगल पर लिखो कि इज़ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इश्यूइंग एलएमआईए और नॉट? गूगल आपको बता देगा कि एलएमआईए इश्यू कर रही है या नहीं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चेक करके बैठा हूँ कि गवर्नमेंट इश्यू कर रही है। पिछले साल भी इश्यू किए थे, आई थिंक 1.25 लाख के आसपास एलएमआईए वाले वीज़े इश्यू किए थे। इस साल भी इश्यू कर रही है, पिछले इन 3 महीनों में भी इश्यू कर रही है और ये पूरा साल इश्यू करती रहेगी। जिसने भी आपको ये बात बताई है ना, कि आई डोंट नो उनके माइंड में क्या चल रहा था, लेकिन ये बात झूठ है। और आप खुद से वेरीफाई ज़रूर करना। ये हमारे अंदर ये आदत होनी चाहिए चीज़ों को वेरीफाई करने की। इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप इन फ्यूचर किसी भी फ्रॉड से, धोखे से, किसी डॉज से, किसी मिसगाइड से बच जाओगे। आपके पैसों का नुकसान नहीं होगा, आपके वक़्त का नुकसान नहीं होगा। तो आप गूगल पर ये एक बार चेक कर लेना। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इश्यू हो रहे हैं वीज़े, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है एमडी आफ्ताब ने, और वो लिखते हैं कि भाई सिलेक्शन फ़ीस क्या होती है? सिलेक्शन फ़ीस कोई नहीं होती। जॉब अप्लाई करना फ्री होता है।
उसके बाद आपको जॉब ऑफ़र मिलेगा वो फ्री होगा, आपका इंटरव्यू फ्री होगा, किसी भी तरह का अप्रूवल फ्री होगा। फिर जब वीज़ा लगेगा ना, वो इंटरव्यू में आपको बता देंगे कि वीज़े के पैसे कंपनी देगी या आप दोगे, और अगर आपके पास नहीं है, तो भी कंपनी देगी और बाद में सैलरी से काटेगी। ये सब बातें इंटरव्यू में हो जाती है। वैसे किसी भी काम की कोई फ़ीस नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मोहम्मद काशिफ़ ने, और वो लिखते हैं कि फ़ात भाई टैक्स बारे में वीडियो बनाएँ, 3500 सैलरी पे कितना टैक्स लगेगा? मैं टैक्स के बारे में वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पर आपके टैक्स जितना भी लगे, आपकी जितनी भी कमाई है टैक्स में काट लें, आप फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा खुश रहोगे, खुशहाल रहोगे, अमीर रहोगे। मतलब आप बस इस बात पर ट्रस्ट कर लो कि कनाडा के टैक्स ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ना। कनाडा के अपने लोग टैक्स के बारे में कंप्लेन इसलिए करते हैं क्योंकि वो शुरू से ही $1 को $1 की तरह खर्च कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट टैक्स में उनकी कमाई उठा लेती है। लेकिन जो शख्स पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदीया से आता है ना, उसको टैक्स काट के भी वहाँ से ज़्यादा बच जाते हैं पैसे। इसलिए मैं इस टॉपिक में घुसता ही नहीं कि क्यों लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़ करना है। आप ना सोचो टैक्स के बारे में, टैक्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ता। यहाँ पर आकर आप खुश ही रहोगे, पाकिस्तान से, इंडिया, दुबई, सऊदीया से ज़्यादा खुश रहोगे। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मदनान ने, और वो लिखते हैं कि सर जॉब के लिए सीवी चल जाती है या कवर लेटर साथ होना ज़रूरी होता है, बता दें। सीवी के लिए चल जाती है, सीवी मतलब रिज्यूमे के लिए चल जाती है। कवर लेटर भी अगर साथ में भेजेंगे तो इससे एम्प्लॉयर का फ़ायदा होगा कि वो आपका कवर लेटर पढ़ के डिसाइड कर लेगा कि सीवी पे टाइम लगाना है या नहीं। तो मर्ज़ी है आपकी, कवर लेटर साथ भेजें या ना भेजें, लेकिन आपको रिज्यूमे तो भेजनी पड़ेगी, और चल जाती है, अकेली भी चल जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट क्या है, साइम एनिमेशन इनका आईडी है, और वो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ात भाई अब इसमें एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा इन्होंने, तो हम एक्सपीरियंस में क्या लिखें? अपना एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं या कुछ नहीं? काइंडली ज़रूर बताइएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आप ऐसी जॉब अप्लाई कर रहे हो जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो वो ट्रिकी हो जाती है। कैसे? मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, ये आपको ऐसे बोलने में समझ नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अप्लाई कर रहे हो ड्राइवर की जॉब के लिए, और वो ट्रक ड्राइवर की जॉब है, और अगर आप ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर का ही काम करते हो तो आप तो बेधड़क एक्सपीरियंस लिख दोगे क्योंकि वो बिल्कुल मैच होता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लिख सकते तो उसके पीछे रीज़न ये होगी कि या तो आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, या आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो इससे मैच नहीं होता। तो अगर एक्सपीरियंस है ही नहीं तो आप लिख दोगे कि एक्सपीरियंस नहीं है, अप्लाई कर दोगे, तो आगे फिर आपकी गुड लक काम करेगी कि अगर उनके पास एक्सपीरियंस वाली सीवीज़ ना आई तो वन एक्सपीरियंस को ले लेंगे क्योंकि बंदा तो चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है और वो रेलेवेंट नहीं है, तो रेलेवेंट ना होने वाले भी 2 टाइप के हैं। एक है जो थोड़ा-सा रेलेवेंट नहीं है, और दूसरा वो एक्सपीरियंस जो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। थोड़ा रेलेवेंट मतलब कि आप ड्राइवरी का काम करते हो लेकिन कार की ड्राइवरी या मोटरसाइकिल की ड्राइवरी, और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब है, तो थोड़ा-सा एक ही ड्राइवर थोड़ा-सा रेलेवेंट है। तो आप यही वाला लिख दो, ये चलेगा। चलेगा मतलब कि लीगल तौर पर नहीं चलेगा कि अगर कंपनी ने साल का एक्सपीरियंस ट्रक का माँगा है तो आपका कार का वहाँ नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंपनी ने एक्सपीरियंस माँगा ही नहीं, तो आप ये वाला एक्सपीरियंस लिख दोगे तो आपके सीवी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये चलेगा, ये मैचिंग है। लेकिन अगर आप पहले पायलट थे, जहाज़ चलाने का एक्सपीरियंस है, तो वो आप सीवी में नहीं लिखोगे क्योंकि वो ट्रक से रेलेवेंट नहीं है। दूसरा ये कि वो आपको ओवर क्वालिफ़ाइड कर देगा। तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस, आप इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कुछ भी, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, और आप ट्रक ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा एक्सपीरियंस आप कोशिश करो कि ना लिखो जो आपको ओवर क्वालिफ़ाइड कर दे। आप सिमिलर लिख दो या बिना एक्सपीरियंस के आने दो सीवी, तो वो चलता है, इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को ओवर क्वालिफ़ाइड, इस तरह का ओवर क्वालिफ़ाइड, यानी कि एक तो ये है कि आपके पास ट्रक चलाने का 20 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप ओवर क्वालिफ़ाइड लेकिन सेम फ़ील्ड से हो, आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस भी कोई और है भी वो ओवर क्वालिफ़ाइड, तो कोशिश करें कि उसको ना लिखें, तो ताकि आपको जॉब ऑफ़र आसानी से मिल जाए। बाद में जब डॉक्यूमेंटेशन होगी वीज़े की, तो उसके लिए जब आप सीवी बनाओगे तो उसमें फिर आप बाकी सारा कुछ भर देना। रिज़्यूमे की हद तक आपका पर्पज़ होना चाहिए कि जॉब मिल जाए, तो उसके हिसाब से आपने अपनी रिज़्यूमे बनानी है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है शाहज़ैन ने, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि जॉब अप्लाई करने के लिए जो इनकी वेबसाइट पे जो सीवी भेजनी है, उसका कोई मखसूस टाइम है या फिर 24 घंटे में से किसी भी वक्त इनको हम अपनी सीवी भेज सकते हैं? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल आज तक मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। हालाँकि जब मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की थी,
तो मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो किया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो हालाँकि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये बात भूल भी गई थी, लेकिन अब इनके सवाल पूछने से मुझे ये बात याद आ गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना, वो होते हैं या तो सुबह 8 बजे से या साढ़े 8 या 9 बजे से। 9 के बाद नहीं, यानी कि 8 से 9 के बीच में कोई वर्किंग आवर्स होते हैं, 9 टू 5 कह लो आप। तो अगर आप अपनी सीवी कनाडा टाइम के मुताबिक ऐसे भेजोगे कि यहाँ पर आप अपनी सीवी सुबह 7 बजे भेज दो, साढ़े 7, 8 बजे भेज दो, तो जैसे ही एचआर वाला आएगा, कंप्यूटर चलाएगा, तो आपको पता है ना कि ईमेल जब आती है ना, तो ऊपर-ऊपर नई ईमेल होती है। तो आते साथ ही ऊपर वाली ईमेलें खोलना शुरू करेगा, वो नीचे से नहीं शुरू करेगा। तो शुरू में वो आपकी सीवी देख लेगा, फ्रेश माइंड होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया होगा, शायद वो अप्रूव कर दे। क्योंकि अगर आपने टाइमिंग की मैं एक बात कर रहा हूँ कि लेट सीवी भेजी है और आपसे पहले वो 20 सीवियाँ देख के थका बैठा था या थकी बैठी थी, जो भी है, तो आपकी सीवी सरसरी सा देख के शायद डिलीट कर दे या जो भी अप्रूव ना करे। तो टाइमिंग कहीं-कहीं पर मैटर कर भी सकती है। मेरे हिसाब से जब अप्लाई करा था, मेरे लिए तो इसने काम नहीं किया। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये काम कर सकती है चीज़। तो आप अगर कनाडा अप्लाई कर रहे हो, तो कनाडा की टाइमिंग के हिसाब से आप देख लिया करो कि ऑफ़िस शुरू होने से पहले आप सीवी भेजो, ताकि आपकी सीवी उनको ऊपर-ऊपर दिखे और आपके हायर होने के चांसेस बढ़ें। तो ये अच्छा सवाल था, एक अच्छा पॉइंट है। यही छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बाकियों की निस्बत प्रोमिनेंट कर देते हैं और आपके हायर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका आईडी है 2023 वाई, मेरे ख्याल में ये शाहनवाज़ है, मुझे ऐसे याद आता है। अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो आई एम सॉरी। और इन्होंने लिखा है कि भाई ये बताएं, रिजेक्शन के बावजूद बड़ी कंपनियां ईमेल करके कांटेक्ट में रहने के लिए क्यों कहती है? मेरा कहने का मकसद ये है कि मुस्तकबिल में कोई उम्मीद होती है या सिर्फ दिलासा देने के लिए ईमेल करती है? कनाडा की कंपनी दिलासा नहीं देती। गोरे लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, या तो यस होगा या नो होगा। अगर कोई कंपनी आपसे कह रही है कि हम आपका डेटा रख रहे हैं, तो वो डेटा आपका रख रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोग जॉब अप्लाई ही नहीं करते। आप समझें इस बात को। यहाँ पर जॉब लोग अप्लाई ही, मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ लिंक्डइन पर कि यहाँ पर जॉब अप्लाई करने का क्या हिसाब है और पाकिस्तान में जॉब अप्लाई करने का क्या हिसाब है। अभी आप देखो ज़रा। ये लिंक्डइन है और ये सारी कनाडा की जॉब्स हैं। आप देखो यहाँ पर, इस जॉब पर ज़ीरो अप्लाई, किसी ने अप्लाई ही नहीं किया। अब आप ये सेकंड जॉब देखो, इस पर सिर्फ एक आदमी ने अप्लाई किया है। इसी तरह आप ये थर्ड वाली जॉब देखो, इस जॉब पर भी सिर्फ एक ही आदमी ने अप्लाई किया है। अब मैं आपको पाकिस्तान का लिंक्डइन दिखाता हूँ। अब इस जॉब पर 72 लोगों ने अप्लाई किया है। इसी तरह आप आगे सारा देखते जाओ कि कितने-कितने लोगों ने जॉब पर अप्लाई किया हुआ है। हाँ जी, तो देख लिया आपने, ये मसला है, यहाँ पर लोग अप्लाई नहीं करते। तो जब आपने अप्लाई कर दिया और कंपनी ने आपका डेटा अपने पास रख लिया, आपको अगर इस बार ही रिजेक्ट करके उन्होंने किसी और को जॉब दे भी दी है, तो कंपनी को अंदर से ये डर होता है कि इन फ्यूचर जब वैकेंसी आएगी, तो क्या पता कोई अप्लाई ना करे, तो फिर इन्हीं पुराने लोगों में से उठाएँगे। आप समझ रहे हो बात को? उनको, यानी कि आपने अप्लाई किया तभी तो उनको पता चला कि आप कोई हो, आपका नाम, आपकी डिटेल, आप यहाँ आना चाहते हो, आप कोई हो। जो लोग अप्लाई नहीं करते, उनको कंपनी कैसे यहाँ बुलाएगी? तो अच्छा कि आपने अप्लाई किया, आपका डेटा सेव हो गया। अगर उन्होंने अभी आपको कंसीडर नहीं किया, तो वो फ्यूचर में कंसीडर करेंगे जब उनके पास जॉब होगी और कोई अप्लाई नहीं करेगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, ये पॉज़िटिव चीज़ है, इसको आप पॉज़िटिव लें। अगर आपको रिजेक्शन का भी रिप्लाई आता है, तब भी आपको इसे पॉज़िटिव लेना चाहिए। इसका मतलब आपकी सीवी देखी गई, आपकी सीवी में कुछ बात है, बार-बार डिलीट नहीं कर दी गई, समझिए इस बात को। तो मेरे ख़्याल में तो ये एक पॉज़िटिव साइन है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट क्या है? इनका आईडी है एनिमल कॉमेडी हब, ये वही हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ आबिद। और ये लिखते हैं कि नाइस, एवरी जॉब यू मेंशन इन योर वीडियोस आई अप्लाइड एवरी डे, but I never get reply from them. I tried to call them also. I visit their website. So after submitting my CV and cover letter, I call them because I call them, they don't pick up my call. I just send them voicemail, still don't reply. I want to go to Canada one day. Inshallah, I'll meet you in Canada. हाफिज़ मोहम्मद आबिद। ये जो आपने कमेंट किया है, मैं इसका जवाब पहले भी थोड़ा सा दे चुका हूँ, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको रोज़ जॉब अप्लाई करनी है, उम्मीद के साथ, दुआ के साथ कि आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह यहाँ पर। और ये जो फ़ोन करते हैं ना आप, मैं यही कहूँगा कि फ़ोन ना करें, वॉइसमेल्स ना भेजें। ये यहाँ पर सही नहीं समझा जाता, भले ही उनका वो नंबर ऑफ़िशियल नंबर है, लेकिन नहीं समझा जाता सही यहाँ पर। तो जो मेथड उन्होंने अप्लाई कर दिया है, आप उसी को ही फ़ॉलो करें।
रिज्यूमे भेजें, कवर लेटर वगैरह, बस उसी तरह से ही। अगर रिप्लाई नहीं आता तो कोई बात नहीं, लगे रहें। मतलब मैं किसी और का क्या बताऊँ, मैं खुद आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, जिसको कोई 1.5 साल तक रिप्लाई नहीं आया, मैं लगा रहा। तो कोशिश करते रहें, हो जाएगा किसी न किसी दिन, इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद रखें, दुआ करें। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट क्या है, इनका आईडी है सब कुछ 1122। तो उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम फाद भाई। वालेकुम सलाम। 12 घंटे की शिफ्ट में ब्रेक टाइम कितना मिलेगा, इसका भी बता दें। कनाडा में जब शिफ्ट 12 घंटे की होती है तो उसमें 4 ब्रेकें होती है। हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट की ब्रेक, और जो तीसरी ब्रेक आएगी वो होगी आधे घंटे की, जो लंच ब्रेक होती है। उसके अलावा आप एज ए मुस्लिम कंपनी को कह सकते हैं, तो आपकी ब्रेक्स जो है वो नमाज के मुताबिक भी एडजस्ट की जा सकती है। और जो 15-15 मिनट की ब्रेक होती है वो पेड होती है, और उसमें आपके पैसों का बिल चल रहा होता है। लेकिन जो आधे घंटे की ब्रेक होती है उसके पैसे आपको नहीं मिलते, वो अनपेड ब्रेक होती है। यहाँ पर जो सैलरी होती है पर आवर के हिसाब से मिलती है, फिर भले ही आप लेबर हो या मैनेजर हो, सबकी सैलरी पर आवर के हिसाब से चल रही होती है। तो आपकी ब्रेक्स भी फिर उसी तरह से चलती हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है गुलाम मुर्तज़ा ने, और वो लिखते हैं कि सर, मकैन फूड की वेबसाइट पर जनरल लेबर की एक से ज़्यादा नौकरियां मौजूद है। क्या एल होने की सूरत में एक से ज़्यादा नौकरी के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है? ये इन्होंने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, और इसका मतलब इन्होंने रिसर्च भी की है। आपको ऐसे ही जॉब मिलेगी, रिसर्च करके जॉब मिलेगी। मैं आपको कितना बता दूंगा, मेरी भी तो एक लिमिट है ना। आप रिसर्च करोगे, आपका जहन खुलेगा, आपको ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हो सकता है ऐसी बहुत सी चीज़ें हों जो मेरी नज़र से चूक जाती हो। मैं अपनी ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है ना कि मुझसे कुछ मिस हुआ हो। तो आप अपनी रिसर्च भी करें, अपना टाइम भी लगाएं उस पर, तो आपको चीज़ें मिलेंगी। अब इन्हें पता चल गया कि काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो लेबर की ही है, तो जितनी भी एक जैसी जॉब्स हैं आप सब पर अप्लाई करें। सीवी में हल्की सी चेंजेस करके सब जॉब्स अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर एक जॉब के लिए उन्होंने कंसीडर नहीं किया तो शायद दूसरी में कर ले, क्योंकि यहाँ पर हर जॉब का अपना अपना इनबॉक्स होता है कि इस जॉब पर कितने लोगों ने अप्लाई किया, इस पर कितनों ने अप्लाई किया, इस पर कितनों ने अप्लाई किया। तो हो सकता है कि इसमें जहाँ आपने अप्लाई किया वहाँ पर 10 और भी थे पड़े, तो आपका नंबर नहीं लगा, लेकिन ये खाली पड़ा था। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें भी 2-4 लोग थे तो ये खाली पड़ा था। तो आपको जितनी भी एक जैसी जॉब्स मिलती है सब पर अप्लाई कर लें, लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट जॉब्स पर अप्लाई नहीं करना है, ताकि आपकी प्रोफाइल ख़राब ना हो जाए। वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो रिलेटेड जॉब्स हैं, जो एक जैसे जॉब्स हैं, उन पर अप्लाई करें, और जो रिलेटेड नहीं है बेहतर है उन पर अप्लाई ना करें, या अगर आपको करना ही है अप्लाई तो डिफरेंट ईमेल आईडी और डिफरेंट कुछ चीज़ें करके अप्लाई किया करें। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है समीर खान ने, और वो लिखते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा इजी और हार्ड प्रोसेस गाइड। स्टूडेंट वीज़े के बारे में मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जो यहाँ बैचलर करने आएंगे 4 साल का, या उससे ऊपर का कोई भी कोर्स, जैसे कि 2 साल का मास्टर्स या पीएचडी वगैरह, उन लोगों को पढ़ाई के बाद वर्क परमिट मिलेगा, और वो यहाँ पर जॉब वगैरह कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन जो भी बैचलर से नीचे के कोर्सेज हैं उनको पहले माजी में वर्क परमिट मिला करता था, वो पढ़ाई के साथ अपना खर्चा उठा सकते थे। अब वो सिस्टम बंद हो चुका है, और यहाँ की बैचलर जो करने आएगा उसके करोड़ों रुपए लग जाएंगे। तो ये अब डिसीजन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है कि आपको यहाँ स्टूडेंट आना है या नहीं। बाकी इसकी आप रिसर्च भी गूगल पर कर लेना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ीस होती है, हर शहर की अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है। लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि बैचलर से नीचे आपने कुछ नहीं देखना है। भले ही अगर आप किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाओ और वो आपको सब्ज़ बाग दिखा दे, तो उसके बाद तुम्हें नहीं आना है। बैचलर से नीचे किसी भी कोर्स के लिए आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, बैचलर या उससे ऊपर आपको मिलेगा। और उनका खर्चा कितना होता है वो भी आप देख लेना। पहले वाली बात ख़त्म हो गई है कि आप पढ़ोगे भी कमाओगे भी, वो चीज़ अब नहीं रही। कनाडा अब सियाना हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है हदीका सज्जाद ने, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैंने एफएससी की है, अगर मैं अप्लाई करता हूँ मुझे बैंक में कितनी रकम शो करनी होगी, तो ये रिप्लाई कब करेगी और मुझे कब तक जाना होगा? प्लीज़ रिप्लाई करें, आपने पहले भी रिप्लाई नहीं किया था। आई एम सॉरी अगर मैंने पहले रिप्लाई नहीं किया, वो तरतीब तो होती नहीं कमेंट्स की, तो वो मिस हो गया होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पर जॉब ऑफर के साथ आते हो तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर अकेले आ रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में से किसी को साथ लेकर आओगे तो फिर आपको थोड़े से पैसे शो करने होंगे। या फिर आप अकेले आओ, बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी है, या आने के बाद किसी को बुला लो, तो जब आप किसी को बुलाने लगोगे तब आपको यहाँ की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। यहाँ तो बन जाती है, पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेन यही बात है कि जॉब ऑफर के साथ जब आप आओगे, अकेले आओगे, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी है। और ये जो आपने पूछा कि रिप्लाई कब आएगा और कब जाना होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर जब आपको जॉब ऑफर भेजेगा
उसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगोगे, आपका एम्प्लॉयर आपको बताएगा कि कहाँ वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो चेक करेगा कि कौन-सा कोटा अवेलेबल है, डायरेक्ट वीज़ा का कोटा अवेलेबल है या पीएनपी का अवेलेबल है या एआईपी का अवेलेबल है। ये मैं अपनी इसी वीडियो में मैंने शुरू में थोड़ा-सा बताया इसके बारे में, तो जो कोटा अवेलेबल होगा वो उसमें आपका वीज़ा अप्लाई करवाएगा और उसका जो प्रोसेसिंग ड्यूरेशन है वो कनाडा की वेबसाइट पे आ जाता है, लिखा होता है। तो जिस तरह एआईपी का आजकल 3 साल चल रहा है, 3 साल से भी शायद ऊपर है थोड़ा-सा। तो उसके मुताबिक आपका वीज़ा आएगा। लेकिन जब एक बार उसमें चीज़ डल जाएगी तो फिर आपका वीज़ा आ जाएगा। आप मतलब चिल करो पाकिस्तान में, वीज़ा आएगा, कनाडा आकर कमाओ, तो इस तरह का सिस्टम होता है। तो बैंक की फ़िक्र आपने नहीं करनी अगर आप जॉब ऑफ़र के साथ आ रहे हो। हाँ, अगर आप बगैर जॉब ऑफ़र के आओगे, जो इमिग्रेशन प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि मैंने सस्केचुअन का इमिग्रेशन प्रोग्राम की एक वीडियो डाली थी, तो अगर आप किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्ट आओगे तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं होती या आओगे, रहोगे, जॉब करोगे, फिर कमाना शुरू करोगे, तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है और वो कितनी होती है, वो उस प्रोग्राम की अपने पेज पर लिखी होती है। लेकिन जॉब ऑफ़र वालों के लिए ये कंडीशन नहीं है, कनाडा को पता है कि कमाने ही आ रहा है, तो ये कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी होती। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है सलमान अली ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम फ़ाद भाई, वालेकुम सलाम। आप सिर्फ कनाडा को क्यों प्रेफर करते हो, किसी और कंट्री को प्रेफर क्यों नहीं करते? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। यार सलमान, सिंपल सा इसका जवाब है, क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूँ, इसलिए मैं कनाडा के बारे में बताता हूँ। क्योंकि मैं कनाडा का सारा प्रोसेस अपने हाथों से करके आया हूँ। कोई एजेंट किसी को मैंने 1 टका भी नहीं दिया, ना कंपनी को, एम्प्लॉयर को, एजेंट को, किसी को नहीं, मैंने खुद सारा अपना प्रोसेस किया है। तो मुझे पता है कि कैसे होता है। तो मुझे हर एक स्टेज, हर एक स्टेप पता है। तो जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं कनाडा की, जो मैं उनको जॉब बताता हूँ, जैसे आप अपनी मिसाल ले लो कि अल्लाह करे आपको जॉब ऑफ़र मिल जाता है और फिर जब आप अपने पेपर तैयार करोगे, वीज़ा अप्लाई करोगे, तो आपका जो एम्प्लॉयर है ना, तो वो आपको मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे अप्लाई करने हैं और ये वेबसाइट है और ये ऐसे है। फिर आप जब करने बैठोगे ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकलेंगी छोटी-छोटी। तब आप या तो एजेंट के पास जाओगे कि यार मुझे गाइड करो, जिसके वो पैसे लेगा, या फिर आप मुझसे पूछोगे, जो मैं आपको फ्री में गाइड कर दूँगा। ट्रस्ट मी, जिसको भी मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी और मैं जितनी भी हेल्प कर सकता होगा, जितना भी गाइड कर सकता होगा, मैं फ्री में कर दूँगा, सबको कर दूँगा। मेरा क्या जाता है इसमें? तो मैं इसलिए कनाडा का बताता हूँ, क्योंकि मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ, जितनी मुझसे हो जाए और मुझे सिस्टम का पता है। दैट्स इट। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं आपको फिर यूरोप वगैरह का या दुबई वगैरह का भी बताऊँ, क्योंकि लोग वहाँ भी जाना चाहते हैं, मुझे पता है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं कनाडा का ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है एनिमल कॉमेडी हब इनका आइडिया, ये वही हाफ़िज़ मोहम्मद आबिद है, इनका एक और कमेंट आया है और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, बहुत शुक्रिया आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई किया। शायद मैंने पिछली वीडियो में इनके कमेंट का रिप्लाई किया था, एंड थैंक यू, आपने वो वीडियो देखी है। अच्छा है, जब आप सवाल करते हैं तो आप देखा करें मेरी कमेंट वाली वीडियो, क्योंकि मैं उनमें जवाब देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आसानी से एक्सप्लेन करूँ। तो इन्होंने यही लिखा है कि पूछना ये था कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और इंटरनेशनल स्टूडेंट को कुरान पाक भी पढ़ाया है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। 5 साल कनाडा और यूएस के स्टूडेंट्स हैं, मगर मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या इसका फ़ायदा मुझे कनाडा में किसी जगह हो सकता है? और ये एक वेबसाइट है रैंडस्टैड, इसके बारे में बताइए कि हाँ, मैंने अप्लाई किया है और अपने सीवी कवर लेटर इनको भेजा, तो इनका रिप्लाई आया है कि जहाँ आपकी जॉब फिट बैठेगी, तो उस हिसाब से हम आपकी जॉब लगवा देंगे। तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी दें कि ये कंपनी जॉब लगवाती है या नहीं, क्योंकि इनको इस चीज़ की पेमेंट मिलती है कंपनी की तरफ से। क्या ये सच है? इस तरह अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि जनरल लेवल के लिए अप्लाई किया था, तो ज़रूर रहनुमाई फरमाइएगा। आपका भाई हाफ़िज़ मोहम्मद आबिद। तो इन्होंने जो इसमें 2-4 बातें की हैं, मैं उनके जवाब दे देता हूँ कि आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज की है, उसका सर्टिफ़िकेट नहीं है आपके पास, तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि इंटरव्यू जब आपका होगा, तो आप उसे आसानी से क्लियर कर लोगे इंशाल्लाह। और जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जिसे आइल्स कहते हैं, यहाँ पर जॉब पर आने के लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जॉब पर आने के बाद जब आप यहाँ की रेज़िडेंसी अप्लाई करोगे, यहाँ के सिटीज़न वगैरह, तब आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी जॉब्स में आइल्स नहीं बताता, क्योंकि जॉब में यहाँ जॉब के लिए आ जाएगा, साल 2 साल काम कर लेगा, तो उसकी इंग्लिश तो वैसे ही फटाफट हो जाएगी। तो तब वो जब आइल्स का टेस्ट देगा, तो उसने ऐसे ही बारों बार पास कर लेना है, तो वो फिर पक्का भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो मैं इस स्टेज पर
जब आपके हाथ में जॉब भी नहीं है, मैं लोगों को आइल्स के पीछे लगा दूँ, तो वो मुझे बात ठीक नहीं लगती। 2-2 चीज़ों का बर्डन आ जाएगा ना। आप आइल्स पे भी लगे हुए हो, जॉब अप्लाई पे भी लगे हुए हो, तो आप अपना फ़ोकस एक चीज़ पे रखो, जॉब अप्लाई करो, जॉब मिलने के बाद या आने के बाद आप आइल्स करो, आपके पास इंग्लिश का सर्टिफ़िकेट आ जाएगा, रेज़िडेंसी अप्लाई करो, पक्के हो जाओ। तो मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा सही लगता है। अदरवाइज़ अगर किसी को अभी से आइल्स करनी है तो उनकी मर्ज़ी है। ये तो मतलब अपनी चॉइस की बात होती है। और दूसरा आपने क्या पूछा है? हाँ, वो वेबसाइट के बारे में। तो ये वेबसाइट मैं नहीं जानता, मैं चेक कर लूँगा इंटरनेट पर, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको रिक्रूटर्स कहते हैं या रिक्रूटमेंट कंपनी, जिस तरह का इनके लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है। ये आपसे आपका बायोडाटा लेती है और फिर यहाँ पर आपकी जॉब लगवाती है। तो ये जो आपने पूछा कि क्या ये सच है कि ये एम्प्लॉयर से पैसे लेती है, तो हाँ, ये बात सच है। मैं आपको बताऊँ कि सिस्टम कैसे काम करता है। एम्प्लॉयर एक ऐड डालेगा कि मुझे ये बंदा चाहिए। अगर उसको बंदा नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, बोलेगा मुझे बंदा नहीं मिला, मुझे एलएमआई चाहिए, मुझे बंदा बाहर से लाना है। फिर वो एलएमआई वाली ऐड डालेगा। अगर फिर भी किसी ने अप्लाई नहीं किया, तब वो ऐसी कंपनी के पास जाएगा जिनके पास बहुत से लोगों ने अपना डेटा जमा करा के रखा है, और अब ये कंपनी को बोलेगा कि मुझे इस काम का बंदा चाहिए। तो कंपनी आगे से बोलेगी ठीक है, इतनी फीस लगेगी, पैसे दो, बंदा हम तुम्हें अरेंज करके देंगे। तो तब आपकी सीवी ये उठाएँगे, फिर एक इंटरव्यू आपका खुद करेंगे, उनको लगेगा बंदा सही है, फिर आपको मेन कंपनी की तरफ इंटरव्यू कराएँगे, और इस सारे काम के ये कंपनी से पैसे लेंगे। और जो फेक रिक्रूटमेंट कंपनी होती है इसी तरह की, मुझे नहीं पता ये रियल है कि फेक है, लेकिन मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि जो रियल कंपनी होगी, वो आपके एम्प्लॉयर से पैसे लेगी इन सारे कामों का, और जो फेक कंपनी होगी वो आपसे पैसे लेगी। फ़र्क समझ रहे हो आप? वो आपको बोलेगी फ़ीस इतना दो तो फिर जॉब लगवा देंगे, वो फेक है, उसने कुछ नहीं करना आपका। और जो रियल कंपनी होती है वो एम्प्लॉयर से पैसे लेती है कि हाँ जी, पैसे दो, हम आपको बंदा दिलाते हैं, और फिर वो इस तरह से काम करती है। तो सिंपल सिंपल सी बात है। फेक और रियल में फ़र्क करने का सिंपल तरीका, जो आपसे पैसे माँगे वो फेक है, जो आपसे पैसे ना माँगे, एम्प्लॉयर से पैसे माँगे, वो रियल है, दैट्स इट। सिंपल मेथड है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप चारों तरफ हाथ मारते हो। इसी तरह से ही जॉब मिलती है, ये बेस्ट तरीका है। ऐसे ही जॉब मिलती है। आप रिक्रूटर के पास अप्लाई कर रहे हो, आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, आप फ़ॉलो अप कर रहे हो, ऐसे ही जॉब मिलती है। कनाडा में पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, मतलब कि आप कॉम्पिटिशन का लेवल समझ लो। तो जो इतना ज़्यादा हाथ पैर मारेगा, उसी का ही चांस बनता है। तो ये आप जो भी कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है राव अमीर हमज़ा ने, और वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 18 साल का हूँ और इंटरमीडिएट पास हूँ। क्या मैं कनाडा आ सकता हूँ और कौन-सी जॉब पर आ सकता हूँ? इनकी एज 18 ईयर्स है, जो कि लीगल एज है, तो आप बिल्कुल कनाडा आ सकते हो। और आपका अगर कोई भी एक्सपीरियंस है 18 साल से कम का, वो काउंट नहीं होगा। आप सीवी में लिखना भी नहीं, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा, कनाडा वाले गुस्सा कर जाएँगे। तो आप बिल्कुल फ्रेशर आओगे, और वो सारी जॉब जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माँगा जाता, उन पर आप अप्लाई करो। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है साइम एनिमेशन, इनका आईडी है, और ये लिखते हैं कि फ़ाद भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन, इन्होंने आगे अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखी है, और मैं आपकी जॉब से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एक्सपीरियंस के कॉलम में कौन-सा एक्सपीरियंस डालें? ये एक्सपीरियंस के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि अगर आपका सेम एक्सपीरियंस है तो भी लिखेंगे, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो भी लिखेंगे, इर्रेलेवेंट है तो नहीं लिखेंगे, फिर आप ओवर क्वालिफ़ाई हो जाओगे। यानी इर्रेलेवेंट वो वाला लिख सकते हो जो आपको ओवर क्वालिफ़ाई ना करे। अगर ओवर क्वालिफ़ाई होने वाला एक्सपीरियंस है तो वो नहीं लिखना है। ये मैं डिटेल में पीछे समझा चुका हूँ। अगर आपने पीछे से वीडियो देखी है, तब तक आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट भी सेम एनिमेशन का है, तो क्योंकि तरतीब नहीं है ना, तो जैसे आते जा रहे हैं मैं रिप्लाई करता जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। फ़ाद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये पूछना था कि अगर हमारा एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग का है, और मेरा लिंक्डइन भी उसी हिसाब से बना हुआ है, अगर एम्प्लॉयर हमारे सर्च करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और हम उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें नो एक्सपीरियंस, नो एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में बताइएगा प्लीज़। ऐसा है कि जो छोटी जॉब्स होते हैं ना, ब्लू कॉलर जॉब्स, उनके लिए एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल को नहीं छानेगा। लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे कनाडा का, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपकी प्रोफाइल चेक करेगी, फिर चाहे वो जो भी जॉब हो, जितनी भी छोटी जॉब हो। तो अभी आप अपनी प्रोफाइल को रहने दो, आप टच ना करो, उसे कुछ भी ना करो। तो अभी आप जॉब्स अप्लाई करते रहो, जैसे ही आपको जॉब ऑफर मिल जाएगा, उसके बाद सबसे पहला काम आप ये करोगे कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल डिलीट कर दोगे, बल्कि शिफ्ट डिलीट कर दोगे, या उसको कन्वर्ट कर देना उसी काम के मुताबिक जिस काम की जॉब के लिए आप यहाँ आ रहे हो।
कोई भी अगर ऐसी प्रोफ़ाइल आपने रखी ना फ़ेसबुक पर या लिंक्डइन पर या कहीं पर भी, जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ़ कनाडा उसे खुद के भी निकाल लेगी और फिर वो गड़बड़ कर देगी। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है सैयद मीर ने। भाई अगर मेरी एज ज़्यादा है तो मेरी बेटी एफएससी प्री मेडिकल के पेपर दे रही है, उसकी परसेंटेज 88-89 आती है। वाह! ये तो बहुत ही हाई परसेंटेज है। अगर उसको अकेले भेज दूँ तो क्या ये वाला तरीका सही रहेगा? पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको बहुत मुबारक हो कि आपके बच्चे बहुत ज़हीन हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़हीन हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको तरक्की देगा, उनके नसीब अच्छे करेगा और उनको कामयाब बनाएगा और इंशाल्लाह आप अपने बच्चों की कामयाबी अपनी आँखों से देखोगे इंशाल्लाह। और दूसरी ये कि अगर आप उन्हें अकेले कनाडा भेजते हो तो कनाडा एक्सट्रीमली सेफ़ है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। अगर कोई आपने नेगेटिव वीडियो देखी भी है तो वो किसी ख़ास एरिया के लिए होगी, बाकी पूरा कनाडा बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, यहाँ पर कोई क्राइम चोरी चकारी नहीं होते। यानी कि मैं क्या आपको बार-बार एग्ज़ाम्पल्स दूँ, आप बस मान लो कि ये बहुत सेफ़ है। तो अगर आप अपने बच्चों को अकेला यहाँ भेजते हो तो आपको कोई भी सेफ्टी के हवाले से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप ऐसा करते हो कि उन्हें भी जॉब्स अप्लाई करने पे लगा देते हो तो मैं इसे एक अच्छा स्टेप मानूँगा, क्योंकि कनाडा आना अब एक प्लानिंग बन चुकी है। कनाडा आपको नेशनैलिटी देता है। अभी आपके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है क्योंकि आप वहाँ पैदा हुए थे। कनाडा आपको सेकंड नेशनैलिटी दे रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है भले ही आप कहीं और पैदा हुए हो। आपका कल्चर, ज़बान, कलर सब कुछ डिफरेंट है, फिर भी आपको अपना रहा है। तो आप इसको ईज़ी नहीं लो, कोई भी कनाडा को ईज़ी ना ले। और कनाडा आने के लिए वो कोई होगा पुराना वक़्त जब सीधे-सीधे काम हो जाते थे। अब अगर घी सीधी उँगली से नहीं निकलता तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको कनाडा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप अपने बच्चों को तैयार करें। घर के किसी भी एक फ़र्द को कनाडा पहुँचा दें, क्योंकि बाद में वो सारों को यहाँ ले आएगा। यानी कि ये भी अब कनाडा की ही खूबी है कि आपको सारों को ले आने देता है, वीज़ा दे देता है आपको सब कुछ, घर, गाड़ी सब कुछ। तो आप प्लान करें, घर के लोगों को भी रेडी करें, हर कोई कोशिश करे, अगर किसी एक का भी काम बनता है तो पीछे सारे आ जाएँगे। तो आप खुद ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बहुत एप्रिशिएट करता हूँ और साथ में अगर आपको सही लगे तो आप अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। और आजकल की जो जनरेशन है ना, स्टूडेंट जनरेशन, ये बहुत तेज़ है, इनका दिमाग बहुत चलता है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। तो वो हो सकता है कि कोई और रास्ता निकाल ले यहाँ पहुँचने के, तो उनको भी आप इसके साथ इन्वॉल्व करें। और मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मैं उससे प्यार तो करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है हम उससे आँखें नहीं बंद कर सकते कि हालात तो डाउन चल रहे हैं पाकिस्तान के और आगे कुछ बेहतरी वाला सीन नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि 1947 के बाद से ही डाउन ही चल रहे हैं। तो अच्छा है ना, आप बाहर आ जाओ फैमिली को निकाल के, क्योंकि जब हालात अच्छे होंगे और इंशाल्लाह एक दिन हो जाएँगे अच्छे, या हम देखेंगे या हमारे बच्चे देखेंगे अच्छे हालात पाकिस्तान के, तो वापस जाने पे तो कोई एफर्ट नहीं लगती, सिर्फ टिकट लगती है, वीज़ा भी नहीं लेना पाकिस्तान का, टिकट कराओ पाकिस्तान जाओ। तो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता फिर लड़ाई, मारा-मारी ये जो चल रही है बॉर्डर पे, तो निकल आओ बाहर। फैमिली अब भी आपकी अप्लाई करे, आप भी अप्लाई करो, हर कोई अपनी-अपनी इंडिविजुअल कोशिश करे। इंशाल्लाह किसी एक का भी हो जाता है तो बाकी सारे साथ आ जाएँगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट भी सैयद मीर का है और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक, अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह ताला मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, शुक्रिया। आप हमारा साथ दे रहे हैं, अल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा, आमीन इंशाल्लाह। मुझे भी अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे आप लोगों को यहाँ लाने का ज़रिया बनाएगा इंशाल्लाह। आज मैं दूसरे एजेंट के पास गया था, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर है, उसने डिटेल बताई है, तो उन्होंने ये कहा है कि विज़िट वीज़ा के थ्रू आप जा सकते हैं, वैसे वर्क वीज़ा के थ्रू आपका नहीं हो सकता बिकॉज़ आपकी एज ज़्यादा है। मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ कि जब मैं कनाडा आने के लिए अप्लाई कर रहा था और मेरे तकरीबन 1 साल के आस-पास का कोई टाइम हो चुका था, 8-9 महीने या 10 महीने या शायद 11 महीने हो गए थे अप्लाई करके, और मुझे तब तक कहीं से कोई एक भी रिप्लाई नहीं आया था। मैं रोज़ाना कम से कम 1 सीवी भेजता था और 11 महीने 10 महीने हो गए, मुझे कभी कोई रिप्लाई नहीं आया, ना फ़ेल का, ना पास का, कोई भी नहीं। लगा रहा मैं, लेकिन जब 1 साल होने वाला था ना, तो मेरा दिल थोड़ा-सा धड़कना शुरू हुआ। मैंने कहा यार, नहीं आता रिप्लाई तो थोड़ा और हाथ-पैर मार के देखते हैं। तो फिर मैं कुछ एजेंसियों में मैंने कॉल किया थी, 4 एजेंसियों में मैंने कॉल की थी और 3 में मैं मिलने के लिए गया था।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इन सातों का एक ही पर्पज़ था कि सर आप हमारे साथ साइन अप कर लें और ये इसकी साइन अप फ़ीस है और फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएँगे, वैसे आप करते जाना। फ्रॉड था ये सारा, क्योंकि जब मैं 1 साल अप्लाई करके बैठा था, तो थोड़ी बहुत तो मुझे समझ आ गई थी ना कि ये कनाडा का सिस्टम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मुझे सब के सब झूठे लगते थे, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं था, सेल्स मार्केटिंग के लोग बिठाए हुए थे जिनको बस वो चुपड़ी-चिकनी बातें करना आता था, शीशे उतारना आता था लोगों को, लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं था उनके पास, इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी उनके पास, किसी प्रोग्राम का कुछ पता नहीं था उनको। तो पहले तो मैंने ये देखा कि सब साइन अप कराने पे लगे हुए हैं, तो मैंने कहा इससे मुझे बचना है, साइन अप नहीं करना क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये बस पैसे लेके फँसा लेंगे, वक़्त भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया। फिर एक एजेंसी ऐसी भी थी जिसके आदमी ने मुझे, यानी कि एक तो ये बात सारे करते थे साइन अप कर लें, दूसरी ये बात सारे करते थे कि हम आपको जॉब ऑफ़र दिला देंगे और वो है $40,000 का, कनाडा का जॉब ऑफ़र $40,000 का है। तो ये बात भी सारे करते थे और एक एजेंसी वाला ऐसा था कि जब, यानी कि मैंने 2 से सुन लिया कि हाँ, फ़ोन पे भी 4 से सुन लिया कि 40,000 का जॉब ऑफ़र है, तो मैंने कहा अगली बार जब मैं जाऊँगा ना तो मैं ये कह के देखूँगा। पीछे तो मैं ये कहता आया कि आई विल थिंक अबाउट इट। अगले को मैं बोलूँगा कि हाँ, यार मैं नहीं कर सकता, तो और ऑप्शन क्या है? तो मैं जब तीसरी एजेंसी में गया ना, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं ये तो बहुत महँगा है, मैं नहीं कर सकता। तो उसने थोड़ी-सी 1 आध मिनट, जब उसने देखा ना कि ये बंदा नहीं फँस रहा, शीशे में नहीं उतर रहा, दाना नहीं चुभ रहा, तो इधर-उधर की उसने बातें की मेरे साथ, फिर मुझे कहता है कि आप कनाडा नहीं जा सकते, आपका नहीं हो सकता। मेरे मुँह पे कह दिया उसने। मुझे कहता है कि सॉरी भाई आपका नहीं हो सकता, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ और देख लो, कोई और कंट्री देख लो। मतलब कि मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन होता है ना, तरबियत अपना असर दिखाती है ना, तो मैंने अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया और मैंने उसे भी कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से आ गया, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं अप्लाई करना नहीं रुका। हालाँकि उसके बाद भी 5-6 महीने मुझे कोई कहीं से रिप्लाई नहीं आया, डेली अप्लाई करने के बावजूद। तो भी मैं रुका नहीं, मैं करता रहा अप्लाई। तो मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि अगर आपको कोई इस तरह की बात करता है ना, तो आपने नहीं सुननी। आप बोलो कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी के ऐसे रिमार्क से। आप बस कोशिश करते रहो और लगे रहो, आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कोशिश करता है, जो दुआ करता है, दुआएँ सुनी जाती हैं। दुआएँ माँगी ही इसलिए जाती है ताकि वो कबूल हो, ताकि वो सुनी जाएँ। तो आप इस बात पर यकीन रखें, कोशिश करते रहे, हो जाएगा। जो आपके साथ हुआ है वो मैं फ़ेस करके बैठा हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैं कनाडा पहुँच गया हूँ, कनाडा पहुँच के बैठा हूँ। कभी-कभी मुझे ख़्याल आता है कि उस एजेंसी में कॉल करके उनको बोलूँ, लेकिन फिर मैं रुक जाता हूँ। मेरी तरबियत मुझे रोक देती है कि नहीं करना चाहिए ऐसे। तो आप इन बातों को दिल पे नहीं लो, आपसे कोई कुछ भी बोले, आप कनाडा आ सकते हो, आप कोशिश करते रहो, आप अपने फैमिली वालों से भी कोशिश कराओ, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट भी सैयदमीर का है और वो लिखते हैं कि भाई अगर हम चैट जीपीटी से सीवी का मटेरियल लेकर कॉपी पेस्ट करें और फिर सेंड करें, तो क्या ये तरीका ठीक है? जी हाँ, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। चैट जीपीटी बहुत अच्छी सीवी बनाता है, लेकिन उसकी सीवी को भी बाद में आप पढ़ लिया करें। उसमें कोई ऐसे बड़े-बड़े लफ्ज़ ना हो जो एम्प्लॉयर को भी पढ़ने में समझ ना आए। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि सिंपल इंग्लिश रखनी है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है इनका आईडी है 2023 वाई, ये आई थिंक शाहनवाज़ हैं और ये लिखते हैं कि भाई मैंने कई जगह पर अप्लाई किया, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर तकरीबन दर्जन से ज़्यादा कंपनियों ने रिप्लाई तो किया, मगर बड़े महज़ब तरीके से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे अप्लाई करने के तरीके में कोई कमी है या कोई और बात है। अगर आपको रिप्लाई आया है, भले ही इनकार का आया है, तो आपके अप्लाई करने में कोई इतनी बड़ी कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोगों को तो रिप्लाई ही नहीं आते। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे नहीं आता था रिप्लाई। बस कोशिश करते रहे, मैंने अभी डिटेल में ये पीछे सारा कुछ बताया, आपने ऑलरेडी सुन भी लिया होगा कि कोशिश करते रहे, अप्लाई करते रहे, रिप्लाई आ रहा है। ये जैसे-जैसे रिजेक्शन के रिप्लाई आ रहे हैं, एक दिन अचानक अप्रूवल का रिप्लाई आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। फिर आप इसी तरह, जैसे मैं अपनी पिछली स्ट्रगल को, जब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हुआ था अप्लाई कर के, आज जब मैं याद करता हूँ, तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, आपको बताते हुए मैं हँस रहा हूँ। एक दिन आप भी इसी तरह से जब कामयाब होकर बैठे होगे ना और पीछे देखोगे, तो आप भी हँसोगे और किसी को जब बता रहे होगे तो आपको भी स्माइल आएगी। तो ये स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ़ है, आप इसको जारी रखो, इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिनमें आप लोगों ने यही सिमिलर सवाल किया है कि अप्लाई करते हैं जवाब नहीं आता, अप्लाई करने का क्या फ़ायदा? कोई-कोई नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं, जिनको मैं रिप्लाई नहीं करता, मुझे नहीं अच्छा लगता वो सब देखकर। तो मैं इन जनरल आप सबको बता रहा हूँ
कि बस कोशिश करते रहें, कामयाबी मिल जाएगी। खुद को इम्प्रूव करते रहें, अपनी सीवी इम्प्रूव, अपनी रिज्यूमे इम्प्रूव करें, अपना रिसर्च करें, एम्प्लॉयर ढूँढें, जितना जहाँ-जहाँ भी हाथ पैर मार सकते हैं, जिस तरह बाकी लोग करते हैं उसी तरह हाथ पैर मारें, तो हो जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको आज भी जॉब ऑफ़र मिल जाए और आपका एम्प्लॉयर बोले कि एआईबी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करो, तो भी तो आपको 3 साल बैठना पड़ेगा पाकिस्तान वीज़े की वेट में, तो जल्दी वाला तो काम है नहीं। तो आप अप्लाई करो, कोशिश करो और सब्र के साथ काम करो। कनाडा का वीज़ा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड का काम सब्र का काम है। ये मुल्क आपको नेशनैलिटी देते हैं, तो ये इनका प्रोसेस भी उसी तरह स्लो है। ये अच्छी तरह से आपको छान-बीन करके, साफ-सुथरा करके यहाँ लाते हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं, यानी कि बेशुमार ऐसे कमेंट्स हैं, जिनमें आप लोग मुझे दुआएँ देते हो, मुझे वेल विशेस देते हो। ट्रस्ट मी, उन्हीं मैसेजेस से ही मेरे अंदर ये हिम्मत आती है कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँ और मैं इस सिस्टम को कंटिन्यू रखूँ। इसलिए आप मुझे दुआएँ देते रहा करें, मुझे दुआएँ भेजते रहा करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मुझे इस तरह के वेल विशेस के दुआ वाले कमेंट्स करते रहा करें। आई होप इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके किसी न किसी काम आएगी, कहीं न कहीं काम आएगी। और जिन लोगों के कमेंट्स मैं शामिल नहीं कर सका उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।